फ्रेंड्स, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी जनरल स्टडीज पेपर 1 की कॉपी हम देखने वाले हैं। किसकी? AIR 5 रूहानी, जिनका नाम है इस साल की टॉपर है AIR 5। हम देखें किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसी अच्छी रैंक ला सके। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, ठीक है, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। ठीक है, और ये है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की कॉपी। जनरल स्टडीज़ में वैसे आपको पता होगा पर फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मेनली जो सब्जेक्ट्स आते हैं, ज्योग्राफी लगभग 80 नंबर का, सोसाइटी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है, द ककाटिया डायनेस्टी लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क, ठीक है, इन द फील्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, कि आर्किटेक्चर और लिटरेचर के फील्ड में ककाटिया डायनेस्टी ने बहुत जो है अच्छा एक मतलब अमिट छाप एक तरीके से बोलते हैं, मतलब बहुत एक अच्छा मार्क छोड़ा है। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखना होगा, इसमें थोड़ा सा पहले तो हमको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, मतलब ककाटिया डायनेस्टी है क्या, बेसिकली बस लिखना देंगे कहाँ पर थी, क्या है ये, और उसका फिर लिखेंगे अपन आर्किटेक्चर पे क्या था और लिटरेचर में क्या इम्पैक्ट रहा। एग्जाम्पल्स भी इसमें देना है क्योंकि अलग से इसमें लिखा भी हुआ है, वैसे भी हम एग्जाम्पल्स तो लिखते ही हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखते हैं। देखो, द ककाटियास ऑफ वारंगल लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क, ठीक है, सेम वही उतारा है जो क्वेश्चन में लिखा है। इससे क्या है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, कि आंसर में वही चीज एड्रेस की गई है जो पूछा गया है एक्चुअली। ठीक है, इन वेरियस कल्चरल एस्पेक्ट्स। अब इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर पर क्या इम्पैक्ट रहा, जैसे यहाँ पे देखें, रुद्रमन टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ ककाटियास। ठीक है, रुद्रमन टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, अब द टेम्पल रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, एक मिनट, द टेम्पल रिसेंटली रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। ठीक है, 2021 में मिला है। और इसके बाद अगर हम देखें कि लिटरेचर में क्या क्या इसका इम्पैक्ट रहा, देखो, ककाटियास प्रमोटेड लिटरेचर इन तेलुगु में इन्होंने प्रमोट किया था। वेरियस वर्नाकुलर बुक्स वर रिटन इन तेलुगु, कार्नेटिक म्यूजिक एंड इट्स लिरिक्स वर प्रमोटेड इन तेलुगु। जाहिर सी बात है, वारंगल तेलुगु को ही ये लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक वाज एन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग अ नेशनल कॉन्शियसनेस एंड गिविंग पॉलिटिकल वॉइस टू द मासेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, तिलक का अपने को रोल बताना है, हाउ मतलब उनका कैसे उन्होंने एक नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने में जो है उनका रोल क्या था। ठीक है, एंड पॉलिटिकल वॉइस जो है मासेस, मतलब भीड़ को इकट्ठा किया। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब तिलक प्लेड अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग नेशनल कॉन्शियसनेस एंड गिविंग पॉलिटिकल वॉइस टू द मासेस ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो तिलक का रोल क्या था, तिलक पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। ठीक है, तिलक participated in Swadeshi movement of 1905. He awakened national consciousness by reviving the lost glory of India and showed people how British diminished the glory of our nation. ठीक है, he used religious symbols like this Raksha Bandhan, Ganesh idols, ठीक है, for Ganesh Chaturthi, and celebrated Shivaji festivals to emphasize on the might of Maratha like शिवाजी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, तिलक रोट गीता रहस्य होम टू द आर्कटिक, दीज बुक्स क्रिएटेड नेशनल कॉन्शियसनेस। तिलक वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लाइक जैसे भगत सिंह थे उस तरीके से। ही गेव वॉइस टू द मासेस बाय प्रोपागेटिंग एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स लाइक बॉयकॉट एंड एक्सटेंडिंग स्वदेशी मूवमेंट टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सूरत स्प्लिट एंड
like this. We can write many more content in this manner. हाँ, इसके बाद हम कोई सा भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस क्वेश्चन लेते रहेंगे तो शायद हम वो चीज़ फील ना कर पाए। देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। What is Madden-Julian oscillation? How does it differ from El Nino? Discuss its impact on the Indian monsoon. ठीक है, a Madden-Julian oscillation occurs in the Central Pacific Ocean. It does not have any adverse impact on the weather and climatic conditions, unlike El Nino, which harms weather conditions in India, Australia and Peru. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल ऑसिलेशन। नॉर्मल ऑसिलेशन यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश किया, जो कि एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को बताते हैं तो एक तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि हमें उस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने बस रट लिया है, हमको उसका समझ भी है। ठीक है, और अल नीनो ऑसिलेशन जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, द साइकिल रिवर्सेस इन अल नीनो ऑसिलेशन एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट गेट्स पुअर, ये वर्ड देखिए आप, पुअर रेन ड्यूरिंग अल नीनो, है ना। ऑस्ट्रेलिया, पेरू, यहीं पर ये इस तरीके से ये होता रहता है। ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। मैडन-जूलियन ऑसिलेशन इन सेंट्रल पैसिफिक ओशन, इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन दिस MJO ऑन इंडियन मानसून। अब देखो, मैडन-जूलियन ऑसिलेशन हैज़ वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून ड्यू टू इट्स मिनिमल इम्पैक्ट। द इंडियन मानसून इज नॉट एडवर्सली इफेक्टेड। कंटिन्यूस इंडियन मानसून अकर्स एंड नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन अकर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, जिसमें हम और दूसरे इनके जो आगे की कॉपी है उसको देखेंगे। उसके बाद इनकी एथिक्स की और ऐसे की कॉपी भी देखेंगे, जिसमें हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा।